हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस वीडियो में मैं आपके साथ समरी भी डिस्कस करूंगी, प्लस आपके बुक के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सब चीज़ें भी मैं इसमें कवर करूँगी। मीन्स आपको समरी भी मिलेगी हिंदी में सुनने के लिए इस लेसन की, प्लस आपको जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस समरी के साथ साथ मैंने वो भी कवर किए हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा सा जो स्टोरी का है ओवरव्यू देखते हैं कि स्टोरी में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चे जो चैप्टर है आपका ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है विच इज़ रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला। मीन्स हम जिनके बारे में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये उन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी में से एक जो छोटा सा पैराग्राफ या छोटा सा एक पीस जो है वो लिया गया है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिल रहा है। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन from Nelson Mandela's book of the same name, Nelson Mandela A Long Walk to Freedom। मीन्स ये जो चैप्टर लिया गया है नेल्सन मंडेला ने खुद ही एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उस बुक में से ये चैप्टर जो है वो लिया गया है। इट प्रोवाइड अस अ ग्लिम्प्स ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला। ये जो चैप्टर है आपको ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है। ग्लिम्स होता है बच्चे किसी को झलक दिखाना, मतलब किस चीज़ की झलक दिखा रहे हैं वो, नेल्सन मंडेला की अर्ली लाइफ, जो उनकी स्टार्टिंग की लाइफ थी कि वो कैसी रही। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ के वो पता चलेगा। एंड हिज एजुकेशन, उनकी एजुकेशन क्या रही, 30 ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल जो हैं वो जेल में बिताए। एंड द पेन ही हैड सफ़र्ड इन हिज यंग एज, और वो सारा दर्द उन्होंने इस चैप्टर में बयान किया है जो उन्होंने अपनी यंग एज में फेस किया है। द चैप्टर रिकाउंट्स हिज फाइट फॉर फ्रीडम फॉर हिज ऑन पीपल हु वर टॉर्चर्ड बाय वाइट्स। तो ये जो चैप्टर है बच्चे किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, तो उनका एक आज़ादी, एक लड़ाई बताई गई है। किस चीज़ के लिए लड़ाई है, फ्रीडम मीन्स आज़ादी लेना, किन से, फ्रॉम हिज ऑन पीपल, अपने ही लोगों से। और वो लोग कौन थे, जिनको वाइट लोग जो थे उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनसे ही उन्होंने फ्रीडम किस तरह से ली, किस तरीके से इस चीज़ को उन्होंने इस चीज़ से बाहर आए। तो ये सब कुछ हमें स्टोरी में जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसके करैक्टर्स देख लेते हैं कि जब आप स्टोरी पढ़ोगे कौन कौन से करैक्टर्स हैं जो आपको स्टोरी में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे करैक्टर्स क्या हैं, नेल्सन मंडेला खुद, जिन्होंने ये स्टोरी अपने बारे में लिखी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला कौन थे, तो थोड़ा सा हम वो जान लेते हैं। तो बच्चे ये ना आपके साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। मीन्स वहाँ पे साउथ अफ्रीका में 1994 में सबसे पहली बार जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो थे वो हेल्ड किए गए। ये आपने याद रखना है कि सबसे पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस साउथ अफ्रीका में कब हुए थे, तो वो 94 में हुए थे। तो उस इलेक्शंस में जो नेल्सन मंडेला है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे इस न्यू नेशन के, जिन्होंने अपने जो ब्लैक लोग हैं उनके राइट्स के लिए जो था वो लड़ाई की थी। ठीक है, तो उनको किस नाम से अगर आप जानोगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला कौन थे, वो पहले ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे, एंटी अपार्थाइड थे, रिवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने अपना जो हु सर्व द कंट्री फ्रॉम 1994 टू 99, मतलब 1994 से लेके 1999 तक उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल अपना पीरियड है वो वहाँ पे सर्व किया। फिर उनकी डॉटर हैं, उनकी बात होगी जो इनॉग्रेशन डे पे उनके साथ आई हुई हैं। मिस्टर डिक्लर्क, ये वहाँ पे सेकेंडरी डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है, इनका भी नाम लिया जाएगा इस चैप्टर में। देन ये करेक्टर नहीं है बट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं इसको बोल रही हूँ। अपार्थाइड, अपार्थाइड क्या है, तो इसका इस स्टोरी में क्या रोल है बच्चे। ये जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब क्या है, ये ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उस टाइम ये कहाँ प्रिवेल कर रहा था, साउथ अफ्रीका में, दैट सेपरेटेड पीपल ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर कलर। मीन्स एक अपार्थाइड होता है इसे रंग भेद करना, रंग भेद की राजनीति करना। तो साउथ अफ्रीका में काले और गोरे दोनों तरह के लोग रहते थे। तो वहाँ पे उस टाइम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था जिससे वो इन रंग के ऊपर, रंग के बेसिस के ऊपर लोगों को क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। तो जो आप अभी आके आप स्टोरी पढ़ोगे तो इस जो सिस्टम है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो चलिए आइए अपनी स्टोरी को
स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे स्टोरीज़ जो है मैंने कुछ पार्ट्स में बनाई है ताकि एक तो आपको स्टोरी ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है, तो किन पार्ट्स में चल रही है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन स्टोरीज़ में ये सिर्फ आपके एक चैप्टर की समरी नहीं है, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी ये कवर करेगी। तो इसको चैप्टर के आपने एक एक लाइन जो है, जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना है। हिंदी में तो आप स्टोरी सुन ही रहे हो, बट आपने उन सभी वर्ड्स को, सभी लाइन्स को जो मैंने स्टोरी में मेंशन की हैं, बड़े ध्यान से सुनना है और इसको ना अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप अपनी क्वेश्चन करो पेपर में, आपसे क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछा जाए तो आप इन चीज़ों को वहाँ पे यूज़ कर सको, ठीक है। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट हो रहा है, इट वॉज 10 मई 1994, यानी कि ये आपकी चैप्टर की फर्स्ट लाइन है। चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 10 मई के दिन से। तो ये किस चीज़ का दिन है, क्यों इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस करा जा रहा है? तो वहाँ पे एक इनॉग्रेशन चल रही है, ठीक है। चैप्टर की स्टार्टिंग में आप क्या पढ़ रहे हो कि एक इनॉग्रेशन हो रहा है। इनॉग्रेशन क्या होता है? यहाँ पे उद्घाटन होना किसी चीज़ का। तो किस चीज़ का उद्घाटन हो रहा है? डेट आपको बता दी गई है 10 मई, द डे ऑफ ओथ। ओथ क्या होता है? कसम लेना, किसी चीज़ की सौगंध उठाना। विद द ब्राइट एंड शाइनी सन, यानी कि उस दिन के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिन कैसा था। नेल्सन मंडेला वॉज सपोज टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि नेल्सन मंडेला को उस दिन क्या लेना था? उनको सौगंध लेनी थी पहले एज ए ब्लैक प्रेजिडेंट की, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर। अब ये बच्चे जो आपका पैराग्राफ है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आपको पता है आपके सीबीएसई का जो पैटर्न चेंज हो गया, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी आने हैं, ठीक है, तो वैसे भी आ सकता है, या अगर आपसे डायरेक्ट कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने हर चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो अब ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये कहाँ पे हो रही थी? तो आई थिंक आपके ये बुक का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ही आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि सेरेमनी कहाँ हो रही थी। तो सेरेमनी की प्लेस आपने याद रखना है, इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर। अब ये एम्फीथिएटर क्या होता है? एम्फीथिएटर बच्चे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को कहते हैं जिसकी रूफ नहीं होती, मीन्स छत नहीं होती है, और उसकी बहुत सारी जो है सीट्स बनी होती हैं। जैसे एक स्टेडियम में होता है ना कि जैसे सीट्स बनी होती है, जहाँ पे एक खुला थिएटर, जहाँ पे आप बैठ के जो है किसी बड़े फंक्शन को आराम से देख सकते हो। तो इस तरीके की यूनियन बिल्डिंग में एक जगह थी एम्फीथिएटर, जहाँ पे ये सेरेमनी जो थी वो हो रही थी, इन प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया क्या है? यहाँ पे एक प्लेस का नाम है। तो यानी प्रॉपर आपके क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सेरेमनी कहाँ हो रही थी या उस बिल्डिंग का नाम बताइए, तो बिल्डिंग का नाम आपने क्या याद रखना है? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, और वो कहाँ पे थी? प्रिटोरिया में। टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो उस दिन फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन को किसने अटेंड किया? बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हुए थे, डिग्नेटरीज आई हुई थी। डिग्नेटरीज क्या होती हैं? जहाँ पे डिग्नेटरीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो हैं वो उस फंक्शन में आए हुए थे मोर देन 140 कंट्री से। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. Means ये जो इनॉग्रेशन का फंक्शन उस दिन हो रहा था, उस धरती के ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की, जहाँ से बाहर से जो लोग थे वो आए हुए थे। For decades, this had been seat of white supremacy, South Africa's first democratic non-racial government. अभी आप याद रखिएगा, ये जो गवर्नमेंट जिस दिन ये जिसकी इनॉग्रेशन हो रही है वो कौन सी गवर्नमेंट की हो रही है? पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब रेशियल गवर्नमेंट क्या होती है? रेशियल किसको बोलते हैं? जो रंग भेद के ऊपर, जाति के ऊपर एक दूसरे से भेदभाव करना। तो अब ये जो गवर्नमेंट आई थी वो इन चीज़ों के ऊपर भेदभाव नहीं कर रही थी, यानी कि ये कौन सी सरकार थी आपकी? एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोगों द्वारा चुनी गई, और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की इनॉग्रेशन जो थी वो चल रही थी। अब हम पहुंचते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 1 में हमने देखा इनॉग्रेशन का डे था, कौन सी तारीख थी वो आपने याद रखनी है, फंक्शन कहाँ हो रहा था वो आपने याद रखना है। अब पार्ट 2 में क्या होता है? ऑन दैट डे द ऑथर वॉज इन द कंपनी ऑफ हिज डॉटर जेनानी। ऑथर जो थे उस दिन कंपनी में, जो ऑथर है मतलब अपनी बता रहे कि जब जिस वो इनॉग्रेशन में आए थे तो उनके साथ में क्या थी? उनकी बेटी थी। मिस्टर डी लाक वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। तो सबसे पहले वहाँ पे शब्द किन्होंने ली? एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट मिस्टर डी लाक ने। फिर
थाबो मबेकी ने लिया, वॉज स्वॉर्न इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। यानी कि उनसे पहले 2 बंदों ने जो थी वहाँ पे शपथ ली, एक ने एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट और एक ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब उसके बाद ऑथर की टर्न थी। ऑथर मीन्स यहाँ पे वो अपने आप को बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला की बात हो रही है कि अब उनकी टर्न थी जो थी वो ही वॉज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि अब उनकी बारी थी, उनके वहाँ पे वो जो था, उन्होंने जो एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने वहाँ पे ओथ लेनी थी। ठीक है, द ऑथर एड्रेस। अब अपनी स्पीच में जब वो ऑथ ले लेते हैं नेल्सन मंडेला, तो अपनी स्पीच में वो क्या बोलते हैं? इन हिज स्पीच मंडेला एड्रेस्ड ऑल डिग्निटरीज रिस्पेक्टफुली एंड अश्योर्ड हिज फेलो कंट्रीमैन। अपनी स्पीच में जो नेल्सन है वो सभी डिग्निटरीज़ को, जितनी भी आई होती है इंटरनेशनल से या बाहर की जो भी सभी इंपॉर्टेंट पर्सन्स वहाँ आए थे, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हैं। साथ में अपने फेलो कंट्रीमैन्स मीन्स अपने देश के लोगों को भी एड्रेस करते हैं। और उनको वो क्या बोलते हैं कि ही मेक्स द नेशन फ्री, कि उन्होंने अपने देश को क्या करवा दिया है? आज़ाद करवा दिया है। किससे का आज़ाद करवा दिया है? फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज़ अगेन योर इम्पॉर्टेंट लाइन। आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी स्पीच में अपने जो नेशंस के लोग हैं उनको क्या बोला, कि उन्होंने उनके नेशन को किस चीज़ों से आज़ाद करवा दिया? गरीबी से। डिप्राइवेशन मीन्स होता है किसी से छीन लेना, जो उन्होंने सफ़र करा अब तक। क्या सफ़र करा उन्होंने? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। तो बच्चे उन्होंने ना अपने, जब वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि जो अब तक का उनका एक्सपीरियंस था, किस चीज़ का? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नेल्सन मंडेला ने जो अपनी स्पीच में ये वर्ड यूज़ करा, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंट्री थी पहले उन पे क्या सिस्टम चल रहा था? अपार्थाइड, जिसमें एक वो रंग भेद से उनके साथ जो था काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था काले लोगों के साथ। तो उस टाइम पीरियड में उन लोगों ने इतना ज़्यादा डिज़ास्टर, इतना ज़्यादा हार्श बिहेवियर अपने साथ फेस किया था। तो अब उस एक्सपीरियंस को वो क्या बोल रहे हैं? दैट लास्टेड टू लॉन्ग। तो वो जो एक ह्यूमन डिज़ास्टर का एक्सपीरियंस था वो उन्होंने बहुत लंबे समय तक फेस किया। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि पर अब हमें एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसके ऊपर सारी ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत जो है वो प्राउड फील करे। तो ये ऑथर ने वहाँ पे अपनी स्पीच में एड्रेस किया। और उन्होंने क्या बोला? He assured that the government would always treat all the people of the country with due respect and equality। तो बच्चे जो कंट्री है ना, इसमें 2 कलर्स के मतलब लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, गोरे भी और काले भी। तो अब उन्होंने ये क्या अश्योर करने की कोशिश की कि अब ये नहीं है कि कालों की सरकार आ गई है तो वो गोरों के साथ भी वही करेंगी। उन्होंने क्या अश्योर करा कि अब ये जो गवर्नमेंट आई है ये अब हमेशा कैसे ट्रीट करेगी? ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री विद द ड्यू रिस्पेक्ट, कि सभी को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। इक्वलिटी मीन्स समानता से अब जो है वो देखा जाएगा। नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि अब दोबारा से कभी भी हमारी इस खूबसूरत धरती को ये जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करके आए हैं, जिससे अभी हमने आज़ादी पाई है, वो दोबारा कभी भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर होता है किसी को अत्याचार करना, किसी के ऊपर किसी को दबाना, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो बेटे जब वहाँ पे ये सेरेमनी हो रही थी, वहाँ पे अब उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो वहाँ पे जब उनका ये सेरेमनी चल रही थी, वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे उनके मिलिट्री के, तो उन्होंने इसमें जो था डिस्प्ले मतलब एक उनको एक सल्यूट करने के लिए, उनको एज ए रिस्पेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक सेरेमनी करी गई। साउथ अफ्रीकन जेट डिस्प्ले द मिलिट्री पावर। तो वहाँ के जो साउथ अफ्रीकन जेट थे वो किस चीज़ का डिस्प्ले कर रहे थे? उनकी मिलिट्री पावर को, उनका दिखाया जा रहा था कि उनकी मिलिट्री की क्या ताकत है। और वो चीज़ें जो उनका जेट का उन्होंने उस टाइम वहाँ पे वो शो किया, वो क्या चीज़ शो कर रहा था? इट शोज़ द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, कि वहाँ की जो मिलिट्री की लॉयल्टी है मीन्स वहाँ की उनकी तरफ जो एक लॉयल जो है वो अपनी उस डेमोक्रेसी में जो नई सरकार है अब उनके लिए भी वो लॉयल है। It was followed by the playing of 2 national anthems. This is very important part, ये भी आपने याद रखना है कि अब उस सेरेमनी में जब ये सब हो रहा था, वहाँ पे जेट शो चला, उसके बाद क्या हुआ?
उस वहाँ पे 2 नेशनल एंथम जो है वो प्ले किए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पे जो कितने सॉन्ग प्ले किए गए सेरेमनी में, तो आपने याद रखना है 2 नेशनल सॉन्ग प्ले किए गए। पहला कौन सा था, वाइट सैंग, मीन्स वहाँ पे जो गोरे लोग हैं वो गाते होंगे, उनका भी नेशनल सॉन्ग प्ले किया गया, जो ओल्ड सॉन्ग मीन्स जो पुराने टाइम पे गोरे लोग वहाँ पे गाते होंगे। एंड द ब्लैंक सैंग, मतलब जो काले लोग अब नहीं गा रहे हैं, दोनों ही सॉन्ग्स को जो था वहाँ पे जो है प्ले किया गया, विच मार्क द एंड ऑफ सेरेमनी। तो जहाँ से वो सेरेमनी को क्या किया गया, एंड किया गया उन दोनों नेशनल सॉन्ग्स को प्ले करके। अब हम एंटर करते हैं अपने स्टोरी के पार्ट 3 में, द सेंस ऑफ हिस्ट्री, अपार्थाइड एंड साउथ अफ्रीका। मीन्स अब यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि जब मंडेला अपना वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने रिकॉल करा हिस्ट्री को। रिकॉल हिस्ट्री मीन्स अपने वो पुराने उस टाइम पे चले गए, उन्होंने उनको चीज़ों को याद किया कि जहाँ पे वाइट जो लोग थे हैड फॉर्म अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द ब्लैक, कि जहाँ पे वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के अगेंस्ट पे इस रेशियल डोमिनेंस सिस्टम को क्रिएट किया था, फॉर्म किया था। तो ये सिस्टम बना कैसे था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर ऑफ एंग्लो बोयर वॉर। तो वहाँ पे एक एंग्लो बोयर वॉर हुई होगी। बिटर वॉर में तो बहुत गंदे वाली, जहाँ पे हम कह सकते हैं ना लड़ाई, जिसमें बहुत लोग जो है वो मारे गए होंगे। तो उस लड़ाई के बाद ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो अपार्थाइड का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, इस वॉर के बाद। एंड द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट। तो उसके बाद जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया तो उन्होंने क्या बोला, वन ऑफ द हार्शेस्ट, मतलब अब तक का सबसे हार्श सिस्टम था, मोस्ट इनह्यूमन। इनह्यूमन होता है जो एक इंसानियत को भी जो जैसे ख़त्म कर दे। एक होता है ना ह्यूमन, क्या होता है इंसानियत। इनह्यूमन जो आप इंसानों के साथ बहुत गंदे वाला बिहेव करना, वो सिस्टम में वो कर रहे थे। सोसाइटी इज़ द वर्ड हैज़ एवर नॉन विच इज़ नाउ ओवरटर्न, कि वो सोसाइटी ने अभी तक जो जिनको वो किस नाम से जान रहे हैं, एक हार्शेस्ट और एक इनह्यूमन नाम से जाना जाता है, अब वो किस में चेंज हो गई है, ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस बाय वन। अब उसको क्या कर दिया गया, उस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है। दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। मीन्स अभी जो सिस्टम वो लेकर आए हैं नेल्सन मंडेला, वो क्या है, पूरा सभी की आज़ादी है, सभी के राइट्स लेके आए हैं। और वो जो भी सिस्टम लेके आए हैं, किसी के भी कलर, चाहे वो कोई भी कलर की स्किन के लोग हैं, गोरे हैं, काले हैं, उन स्किन के भेदभाव को बिना सबके वो फ्रीडम जो है वो उससे उस सिस्टम्स को रिप्लेस कर दिया गया है। और वो क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड ऑन हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, कि जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, उन्होंने उनके देश पे, उनके देश के लोगों पे एक बहुत गहरा और लास्टिंग वाउंड, वाउंड होते हैं जख्म छोड़ जाना, कि जो कि बहुत गहरा जख्म इस सिस्टम ने छोड़ा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूचैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was it produced a freedom fighter like Oliver Tempest, Walter Schilluch, Chief Joseph etc. तो यहाँ पे बच्चे वहाँ पे ये जो स्पीच में ना वो अपने एक चीज़ बोल रहे हैं कि जितना भी देखो, जब भी कहते हैं ना कोई बुरी चीज़ लेके आती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के ज़रूर आता है। तो वो स्पीच में अपने क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, कि जितना भी ऑपरेशन हम पे किया गया, वो डिकेड मतलब वो समा, जितना टाइम हमें दबाया गया, इतनी ब्रूचैलिटी हमारे साथ की गई, जानवरों की तरह बिहेव करा गया, तो इसका एक अनटेंडेड इफेक्ट क्या निकला। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन चीज़ों का अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या निकला, कि वहाँ से क्या प्रोड्यूस हुए, फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स मीन्स वो देशभक्त जिन्होंने वहाँ से लड़ करके इस सिस्टम से उनको क्या दिलाई, आज़ादी दिलाई। तो यहाँ पे वो कुछ उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, तो आप 2-3 नाम याद कर सकते हो, ये एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो उन फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने याद किया, हु वर द मैन ऑफ अनकॉमन करेज। तो उनको वो किस तरीके से याद कर रहे हैं कि उनका एक अनकॉमन जो था, उनका एक हौसला जो था, विजिडम जो थी, जेनरसिटी जो थी, उन सब चीज़ों को, उनका जो उन फ्रीडम फाइटर्स की उनको वो याद कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि ही सेड दैट द कंट्री वॉज रिच इन मिनरल्स एंड डायमंड्स बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इन इट्स पीपल। तो अपनी स्पीच में बच्चे उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो मेरी कंट्री है साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत रिच है, किसमें, मिनरल्स में, डायमंड्स में, कि ये चीज़ें बहुत उसमें पाई जाती हैं, पर
मैं क्या मानता हूँ कि मेरी कंट्री का जो असली दौलत है वो कौन है, वहाँ के लोग हैं. नाउ इट इज़ अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. कि नाउ अभी जो वो सिस्टम लेके आए हैं वो किस चीज़ से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनके राइट्स से और उनके फ्रीडम से. ही सेट द रियल जेम ऑफ हिज कंट्री वर इट्स पीपल. तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी कंट्री के रियल जेम कौन है, उनके मिनरल्स या डायमंड्स नहीं, उनके लोग हैं. स्टोरी के पार्ट 4 में अब हम पहुंच गए हैं, जहाँ पे अब वो रिग्रेट कर रहे हैं मंडेला एंड रिमेंबर्स कर रहे हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को. एंड ऑन दिस ऑस्पिशियस डे मंडेला रिग्रेट कर रहे हैं किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको उन्होंने खो दिया है इस आज़ादी की लड़ाई में. द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड रिमेंबर देयर सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. अब उन लोगों को उन्होंने याद करा यहाँ पे जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया इस चीज़ से, डिस्क्रिमिनेशन से उनको आज़ादी दिलाने के लिए. He thought of himself as the sum of all those African patriots who sacrificed their lives before him. अब वो अफ्रीकन देशभक्त भी जिन्होंने उनके पैदा होने से पहले ही इस लड़ाई के लिए अपनी जान खो दी. He was pain, वो उनके लिए दुख महसूस कर रहे हैं. He couldn't thank them, वो उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाए. And he recalled great freedom fighters, उनके जितने भी great freedom fighters थे सबको उन्होंने वहाँ पे अपनी स्पीच में उनको याद किया. और किस किस चीज़ को उन्होंने याद किया, द स्ट्रगल ऑफ कॉमरेड्स एंड मैंस नेचुरल गॉडनेस. नेल्सन मंडेला ने क्या बोला कि कॉमरेड्स क्या होते हैं बच्चे, वो जो उस टाइम उनके साथ लड़ रहे थे, ठीक है, आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको वो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉमरेड. उनके स्ट्रगल को भी वो याद कर रहे हैं. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या कहते हैं कि उन्होंने असली जो मीनिंग है करेज का, हौसले का, किससे सीखा है, इन ब्रेव कॉमरेड से ही सीखा है. कैसे कि उन्होंने अपनी जिंदगियों को रिस्क में डाल के दे अंडरवेंट अ ग्रेट टॉर्चर, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा. ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट. तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पे कि जो करेज का मीनिंग है वो यहाँ पे वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, कि वो करेज ये नहीं कहते हैं कि जिस इंसान में डर ही ना हो, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. फियर का एब्सेंस जो है उसको करेज नहीं कहते हैं. करेज क्या है, विक्ट्री ओवर इट, कि जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ले वही असली करेज है. एंड ही स्ट्रांगली बिलीव दैट, वो क्या स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि नो पर्सन इज बॉर्न टू हेट द अदर पर्सन ऑन द बेसिक्स ऑफ स्किन कलर. कि वो कोई भी जो इंसान है वो इसलिए पैदा नहीं होता कि आप दूसरे इंसान से सिर्फ इसलिए नफरत करो क्योंकि वो आपसे एक स्किन कलर में डिफरेंट है. आप गोरे हो, वो काले हो, तो एक बेसिक्स नहीं बन सकता कि आप उस इंसान से नफरत करो, या कोई भी बैकग्राउंड या रिलीजन, कोई भी ऐसी रीज़न की वजह से आप दूसरे इंसान को हेट करो. हाउएवर पीपल मस्ट लर्न टू हेट बिकॉज इफ़ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल. और उनका क्या यकीन था कि अगर लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं क्योंकि उनको वो सिखाया जाता है, तो क्या ऐसे ही उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. एंड एज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन दैन हेट, कि जो लव है वो नेचुरली इंसानों के बीच में से निकलता है जिससे ज़्यादा कि नफ़रत. कि नफ़रत को तो आप जो लव को उनको क्या बोल रहे हैं कि वो नेचुरली एक फीलिंग है जो इंसान के बीच में से आती है. पार्ट 5 में बच्चे वो यहाँ पे एक मैन की ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इंसान है उनका क्या यहाँ पे आने का, जो भगवान ने उनको भेजा है, क्या उनकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए. तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि इन अ लाइफ अ मैन हैज़ 2 मेजर ऑब्लिगेशंस, कि जब इंसान धरती पे आता है तो उसकी 2 मेजर ऑब्लिगेशंस होती हैं, 2 मेजर ड्यूटीज़ होती हैं. पहली क्या होती है, टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन, कि अपने वो परिवार के लिए जो है वो चीज़ें करें, उनकी तरफ उसका पहला कर्तव्य होता है. और दूसरा ऑन द अदर हैंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी. दूसरी उनकी ऑब्लिगेशंस किसके लिए होती है, अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, कि नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में कौन सी 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में मेंशन किया है. तो आपने याद रखना है यहाँ पे, पहली अपनी फैमिली के लिए और दूसरा अपनी कंट्री के लिए. तो उनकी जो डिज़ायर थी फ्रीडम के लिए ये किस तरीके से आई, तो उन्होंने क्या करा वो इस पैराग्राफ में अब हम समझेंगे. कि व्हेन मंडेला बिकेम एन अडल्ट, कि जब नेल्सन मंडेला जो है वो बड़े हुए, ही अंडरस्टूड, उन्होंने क्या समझा
कि दैट हिज फ्रीडम वॉज ओनली अ इल्यूजन, कि उनके लिए आज़ादी सिर्फ क्या है, इल्यूजन है, एक सपना है, जो चीज़ें अभी पूरी नहीं हो सकती हैं. इनफैक्ट ही वॉज अ स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. इनफैक्ट असल में वो क्या है, एक दास है. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स जहाँ पे उनका शोषण हो रहा था. ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली ही वॉज अ स्लेव बट हिज अदर फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो. तो जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने किस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वो तो एक इल्यूजन में जी रहे थे कि वो आज़ाद हैं, पर जब उनको पता लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी क्या हैं, वो स्लेव की तरह जी रहे हैं, एक दास की तरह जी रहे हैं. तो इसलिए उन्होंने बड़े होने के बाद क्या किया, ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को. तो ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी. इट वॉज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. उनकी ये इच्छा थी कि वो अपने देश के लोगों को आज़ाद करवाएं. देयर सेल्फ रिस्पेक्ट दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. तो ये जो उनके अंदर एक इच्छा जागी कि मुझे अपने देश के लोगों को आज़ाद करवाना, उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिलानी है, तो इसी चीज़ को उनको जो नेल्सन मंडेला था उनको किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक फ्राइटेंड यंग मैन से वो किस में ट्रांसफर हो गए, एक बोल्ड वन मैन, इंसान में, आदमी में जो थे वो चेंज हो गए. ही डिज़ायर्ड दैट एवरी वन शुड बी गिवन द राइट टू लिव हिज लाइफ. उनकी क्या इच्छा थी कि हर एक इंसान को अपना एक राइट होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से जो ज़िंदगी है वो जी सके, विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, पूरी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ. अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल. अब मंडेला के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो आज़ादी है वो इनडिविजिबल है, मीन्स जिसको बांटा नहीं जा सकता. ही वॉन्टेड द ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड. वो क्या चाहते थे कि ओप्रेसर और ओप्रेस्ड दोनों जो है ना वो आज़ाद हो जाएं. तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो मंडेला थे वो क्यों सोचते थे कि ओप्रेसर इज़ फ्री. वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ओप्रेसर फ्री था, हाँ या ना, और क्यों. ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है. तो ये से समझने से पहले हम ये समझ लें कि ओप्रेसर और ओप्रेस्ड है कौन है. तो बच्चे ओप्रेसर्स क्या होता है, ओप्रेसर्स होता है जो अत्याचार सह रहा है, और ओप्रेस्ड कौन है, जो अत्याचार सह रहा है, और ओप्रेसर जो उसके ऊपर अत्याचार करने वाला है. तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही, अत्याचार करने वाला भी और अत्याचार सहने वाला भी, वो दोनों ही आज़ाद होने चाहिए. मीन्स ओप्रेस्ड तो हमें समझ में आ गया कि जो अत्याचार सह रहा है वो तो आज़ाद नहीं है, पर ओप्रेसर को वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि उसको भी आज़ाद होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम द ओप्रेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ओप्रेस्ड. वो क्या कहते हैं कि जो ओप्रेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, वो भी उतना ही जेल के अंदर बैठा है जितना एक अत्याचार सहने वाला है. कैसे, एज नो वन इज़ फ्री इफ़ वन इज़ टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम. वो क्या कहते हैं कि अगर कोई एक इंसान आपकी आज़ादी को ले लेता है तो वो भी कहीं ना कहीं फ्री नहीं है. क्यों नहीं है? As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself get robbed is of his humanity. कि जब एक इंसान जो दूसरे पे अत्याचार कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी सोच है, उसकी जो इंसानियत है, वो भी क्या होगी है, गेट रॉब्ड मीन्स वो भी लुट चुकी है, वो भी ख़त्म हो गई है. क्योंकि आप उस इंसान का एक मेंटल लेवल समझिए जो दूसरे इंसान को के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो वो किस सोच से, किस माइंड सोच से वो इंसान जो है वो अपने आप को वो भी क्या कर रहा है, अपने अंदर एक कैद कर रहा है. तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो दोनों ही आज़ाद हों, ओप्रेसर भी और ओप्रेस्ड भी. ओप्रेस्ड को तो वो आज़ाद करा रहे हैं, और ओप्रेसर को कहाँ से आज़ाद करना चाहते हैं, उसकी उस ह्यूमैनिटी से, उस सोच से जो वो दूसरों के ऊपर थोप रहा है, जिससे वो उनकी आज़ादी को छीन रहा है. तो दोनों ही वो क्या चाहते हैं कि बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड. तो नेल्सन मंडेला चाहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से आज़ाद हो जाएं. तो बच्चे इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर है ख़त्म होता है. आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. इनके क्वेश्चन आंसर्स भी इस चैप्टर की समरी के साथ मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो मैसेज है वो कमेंट छोड़ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.